नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। रिकॉर्डिंग ऑन किया ना, सेकंड नंबर वाला, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इधर ध्यान दो। अब ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं कन्वर्ट करके लिख दिया हूँ जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पाया, ठीक। और अगर इसका जो खाली बेयर एक्ट देखोगे, बेयर एक्ट मतलब जैसे नियम कानून है एज इट इज़ वाला भाषा, उसका भी पीडीएफ अवेलेबल है। लेकिन मानो इंग्लिश मीडियम वाले उसको देखोगे ना तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि जो कानूनी भाषा में लिखे रहता है तो पढ़ना आसान नहीं रहता, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ें, दोनों को समझ आएगा। इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज में मेंशन करते जाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आगे थोड़ा, ये तो खैर इंट्रोडक्शनली पार्ट है, आगे यहाँ से सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये जो अच्छे राइटिंग में लिखा हुआ है उसको मैंने नहीं लिखा है, और जो इस टाइप का दिखेगा वो मैंने लिखा है, ठीक है। देखो इसकी शुरुआत कैसे हुई, मजदूरों के लिए नियम कानून बनना। तो भारत में क्या है, पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं, ठीक है, और बेरोजगारी कोई कमी नहीं, तो सबको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो यहाँ सबसे सस्ता लेबर मिलता है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे फैक्ट्रीज, बाहर के देश के लोग भी सब यहाँ काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता लेबर मिलता है। बाकी जगह उतना सस्ता नहीं मिलेगा। जैसे बाहर लोग काम करने जाते हैं बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, क्यों, वहाँ ज़्यादा पेमेंट मिलता है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ के मजदूर भी मतलब मालिक है, समझ लो, ठीक है, पैसे के हिसाब से। तो यहाँ बहुत सस्ता लेबर मिलना चालू हुआ। अब देखो काम मिला धीरे 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 धीरे। जो एम्प्लॉयर है उसके नज़रिए से अगर देखें तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचेगा, ठीक। एम्प्लॉयर क्या चाहेगा, मतलब जो मैं नियोक्ता हूँ, अगर मैं 50 लोगों को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा कि आपसे काम ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ और सैलरी कम दूँ ताकि प्रॉफिट मेरा ज़्यादा हो। और आप क्या सोचोगे अगर आप एम्प्लॉय हो, कि मैं काम कम से कम करूँ, ठीक है, सैलरी तगड़ा हो, ठीक, छुट्टी मिले, महीने में 30 दिन छुट्टी मिले, यही चाहोगे, ठीक है। तो ये दोनों अपने अपने हित के बारे में सोचने लगे और दोनों के हितों का टकराव हुआ और उसी से एक संघर्ष का जन्म हुआ, ठीक। तो इस संघर्ष से बचाव के लिए कई सारे नियम कानून लाए गए ताकि एम्प्लॉयर भी सुरक्षित रहे और एम्प्लॉय भी सुरक्षित रहे, एम्प्लॉयर नियोक्ता का भी हित सुरक्षित रहे और जो मजदूर हैं उनका भी, ठीक है। अब होता क्या था कि जो मजदूर है वो आमतौर पे कमजोर तबके के लोग होते थे, तो ये अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे। काम करवा लिए, पेमेंट हाँ दूंगा, कल आ जाना, परसों आ जाना, परसों जाना, ठीक है। तो उस मालिक से लड़ लेगा क्या, नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। आमतौर पे ऐसे ही होता है, हमारा जो जोर चलता है वो कमजोर तबके पर ही चलता है, अमीर लोगों पे आपका जोर नहीं चलेगा, ठीक है। राह चलते भी अगर ऐसे ही एक आपका कार i20 जा रहा है और ऑल्टो से लड़ाई झगड़ा हो गया ऑल्टो वाले से, तो ले अरे ऑल्टो को ये ऐसी गरीब घराने को होगा, निकल बे बाहर, ऐसा। और वही BMW ऑडी ये सबसे टकराव हो गया, ठीक ठीक भाई, और ठोक ले और मार के चल दे, ठीक है, ठीक है। आप सब्जी वाले के पास जाओगे, ठीक, सब्जी वाला बैठा है, 20 रुपये किलो अगर कोई सामान बेच रहा है, ठीक, उसको रो रुई के 17, 18, 16 रुपये करवा लोगे, जितना उसको खरीद नहीं पड़ता। उसके बाद लास्ट में जाते जाते महिलाएं जो रहती है और धनिया मिर्ची एक्स्ट्रा डलवा लेती हैं, और ज़्यादा महिलाएं मोल भाव करती है तो वो बोलता है 50 रुपये और रख, और कुछ जरूरत पड़ी चले जाए, ठीक है। लेकिन मॉल में जाते हो तो नहीं करते, वो 2000, 3000, 4000 जो रेट है वही बोलेगा, अगर बोल के देखोगे तो आपको भगा देगा वहाँ से, ठीक। तो ये गरीब तबके के लोग अमीर तबके के सामने अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और उसके लिए नियम कानून लाने पड़े। उसमें से एक नियम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, वेतन भुगतान अधिनियम या मजदूरी भुगतान अधिनियम, ठीक है। इसमें टोटल 26 धारा है, कितना, 26 धारा, 26 सेक्शन है, ठीक है। कई सारे लेक्चर्स में देखने को मिलेगा कि भैया ये धारा को मत याद रखना, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा धारा को भी याद रख लेना। आगे बढ़ने का एक ही मूल मंत्र होता है,
जो दूसरे को याद है वो आप भी याद करो, और जो दूसरे को याद नहीं हो रहा है वो भी आप याद करो, कुल मिला के सब याद करो, ठीक है। तो 26 धाराएं हैं, 26 सेक्शन है इस एक्ट में, वो 26 के 26 धारा तो नहीं सही, लेकिन 15-16 हम याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले धारा याद कराने का काम कर रहा हूँ, समझाने से पहले मैं याद कराने का काम कर रहा हूँ, और वो याद रहेगा, उसके बाद आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। कोई भी एक्ट होता है उसका पहला धारा हमेशा उस एक्ट का नाम होता है, शॉर्ट टाइटल, कि भैया ये जो अधिनियम बना है किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो जो पहला एक्ट है, मैं पहले एक्ट पे आ रहा हूँ, जो पहला सेक्शन है किस नाम से जाना जाता है, उसका टाइटल, ठीक है। किसी भी धारा का, किसी भी एक्ट का, किसी भी अधिनियम का जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन मतलब धारा, वो क्या होता है, उस अधिनियम का नाम होता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब क्या टाइटल रहेगा, कहाँ एक्सटेंड होगा, कहाँ लागू होगा, सारी चीजें, ठीक है। मतलब पहले धारा में क्या है, नाम है। अब धारा बोलूं सेक्शन बोलूं समझ जाना, दोनों एक ही चीज। दूसरे धारा में हमेशा डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं मजदूर बोलूं तो मजदूर कौन, क्या आप भी मजदूर हो, मैं भी मजदूर हूं, ठीक है। 100 रुपए कमाने वाला मजदूर है कि 1 लाख कमाने वाला मजदूर है, तो ये मजदूर मतलब क्या, उसको वहां डिफाइन करेगा। कहीं पे सरकार लिख दिया, सरकार, उपयुक्त सरकार लिख दिया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या, तो उस अधिनियम में जितने भी शब्दावली आते हैं, उस शब्दावली, उस टर्म्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, वो पूरे डेफिनेशन कौन से धारा में दिए रहते हैं, धारा सेकंड। तो कोई भी एक्ट पढ़ लो, ये पहले और दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं, पहले में हमेशा टाइटल रहेगा, दूसरे में हमेशा डेफिनेशन रहेगा, परिभाषा रहेगा। इतना क्लियर क्या, ठीक है। अब ये क्या, कौन कौन सी परिभाषा जानने के लिए जरूरी है वो आगे आएंगे। धारा 3 और 4 याद नहीं करा रहा हूं, उसको पढ़ते पढ़ते देखेंगे। धारा 6 पे आता हूं। धारा 6 क्या लिखा है, मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में किया जाना, वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट। इसको कैसे याद किया, देखो आप ट्रेन में जाओगे तो मिलते हैं, नहीं समझे, तो आप 10 का सिक्का पकड़ाओगे तो नहीं लेगा, ठीक है। तो क्या चाहिए, बोलते हैं नोट्स। तो सिक्के और नोट को वहां से लेट कर सकते हो, धारा 6, समझ पा रहे हो क्या, खुल के ज्यादा बोल नहीं सकता, ऑनलाइन जाएगा वीडियो, ठीक है, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे ठीक है। शादी हो इस तरह, ज्यादा पैसा नहीं दे रहे और ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो धारा 6 में क्या है, कॉइन और करेंसी में पेमेंट करना। इसका क्या मतलब है, इसमें जब देखेंगे, भैया मैं आपसे काम करा लिया, अगर मैं कोई एम्प्लॉयर हूँ और कोई एम्प्लॉय काम करा लिया, ठीक है, और बोलूँ कि बदले में नहीं, ये मेरे घर से राशन ले जाना, ठीक है, ये चाय बिस्किट ले जाना, तो चलेगा क्या, नहीं। उसको जो पेमेंट करना होता है वो पैसे में करना होता है, नगद करना होता है, सिक्के में या नोट में। उसको भले सिक्का भर के दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं जो प्रचलन से बाहर हो गया वो वाला सिक्का नहीं, पुराना ये चल नहीं रहा भाई, ये लो नोट, ये पुराना, इसलिए लिखा हुआ करंट कॉइन और करेंसी। अब 2000 नहीं चलने वाला, ले भाई तू ही रख, ऐसा नहीं, ठीक है। तो धारा 6 याद रहेगा। पहले में क्या था, टाइटल, याद करते जाना, मेरे को याद है, आपको याद करना है। पहले में क्या है, नाम है, टाइटल है। दूसरे में डेफिनेशन है। छठवें में करेंसी। अब धारा 7 में क्या है, उसको याद कराता हूं मैं। देखो मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ कैसा सिस्टम था, आपके में भी वही रहा होगा। हल्ला होता था और कोई एक लड़का भी हल्ला करे, कोई 2 लोग खड़े होकर झगड़े करे, ठीक है, तो मैडम आती थी, सबको सेक ही देती थी, ठीक है, सबका से हाथ सामने और स्टिक मार के जाती थी। मतलब साथ साथ क्या होता था, सबको सजा मिलता था, साथ साथ सबका कटौती, सबका साथ साथ कट जाता था। तो 7 से आना कटौती हो जो मजदूरी में से की जाएगी, मतलब जो वेजेस मिलना है, पेमेंट मिलना है, उसमें से क्या क्या पेमेंट काटा जा सकता है। तो एक प्रकार से कटौती कर रहे हैं तो सजा ही है क्या, साथ साथ सबको सजा मिला। तो 7 में क्या है, कटौती जो मजदूरों के पेमेंट से की जाएगी, मजदूरी में से की जाएगी, ठीक है। यहाँ मजदूरी मतलब वेजेस एंड सैलरी दोनों है। मजदूरी मतलब एकदम मत समझो कि मजदूर 6500 के ऊपर से जो भी पेमेंट पा रहा है सब मजदूर कहलाएंगे, 1 लाख वाला भी मजदूर कहलाएगा, ठीक है। और उसकी जो सैलरी रेम्यूनरेशन जो मिल रही है, वेजेस मिल रही है, वो मजदूरी कहलाएगी। तो धारा 7 में क्या है, कटौती, याद रखना, ठीक। धारा 8 में है फाइन, पेनल्टी, जुर्माना। तो ये 8 वाले वर्ड को मैं कैसे लेट करता हूँ, ग्रामीण वाले समझ जाते होंगे, ठीक है। तो अब भैया किसी चीज के लिए आप फाइन मांगो, एक तो पैसा दे नहीं पा रहे हो और मैं बोलूँ फाइन, तो आप क्या बोलोगे, चलहट बोलोगे। चलहट से याद रख लेना 8, ठीक है। तो धारा 8 में क्या है, फाइन है। नहीं समझ पा रहे होगे तो किसी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। धारा 9 में क्या है, नो वर्क नो पेमेंट, याद रख लेना। नो वर्क नो पेमेंट के कंसेप्ट सुनते हो, ठीक है, मतलब काम नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। नो वर्क नो पेमेंट। तो धारा 9 से 9 कर लेना, ठीक है। धारा 9 में क्या है, काम की गैर हाजिरी रहने के लिए
की गई कटौती, डिडक्शन फॉर द एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, मतलब नो वर्क नो पेमेंट, मतलब काम ही नहीं किए, एब्सेंट रहोगे तो कहाँ से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो धारा 9 में क्या है, नो वर्क नो पेमेंट, ऐसे याद रख लेना। तो धारा 9 में काम नहीं करोगे, एब्सेंट रहोगे तो पैसा कट जाएगा। धारा 1 नाम टाइटल, धारा 2, धारा 6 सिक्के और नोटों में पेमेंट करना है आपको। ठीक है, धारा 7 कटौती। ठीक है, धारा 7, 8 फाइन पेनल्टी जुर्माना। ठीक है, हंसते बड़ो। ठीक है, 9, ठीक है 9 में नो वर्क नो पेमेंट, ऐसे याद रख लेना, जो कि एब्सेंट रहोगे तो भैया पैसा नहीं मिलेगा। धारा 10 को याद रखना, 10 बस, जैसे बोलते हैं ना बस और मैं और नहीं सुन सकता, बस मैं और हानि नहीं दे सकता, तो 10 बस ऐसे याद करना। ठीक है, 10 बस करके नुकसान या हानि के लिए की गई कटौती, तो उसमें नुकसान वाले कीवर्ड को आप लेके चलना, 10 बस मैं और नुकसान नहीं झेल सकता। ठीक है, तो 10 बस करके लेना, तो 10 धारा 10 नुकसान नहीं झेल सकता, मतलब नुकसान या हानि के लिए की गई कटौती। ठीक है, कोई एम्प्लॉय रखा हूँ कि भैया इसको देखना, इसका देखभाल करने का काम तुम्हारा है, और इसके वजह से ये खराब हो जाए तो मैं तो उससे वसूल लूंगा 2 लाख। ठीक है, तो वही बोल रहा नुकसान या हानि के लिए की गई कटौती। ठीक, तो धारा 10 याद रहेगा। 11 में है देखो सेवाएं, जैसे कुछ भोग मिल रहा है या कोई भी हो तो लाइन से सब लग रहे थे, तो बोलते भाई एक एक को मिलेगा, एक एक करके मिलेगा, तो एक एक करके सबको सेवा मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार का सेवा वो नहीं मालूम, बस याद रखना एक एक करके क्या मिलेगा, सेवा, बाकी अपने हिसाब से जोड़ लेना। ठीक, वो कार वॉशिंग वाला याद आता है 1000 में 5। ठीक, धारा 11, ठीक है एक एक करके सेवा याद रखना, तो धारा 11 में क्या है, सेवाएं प्रदान करने के लिए कटौती। ठीक है, अब किस प्रकार की सेवा हम आगे देखेंगे। धारा 1 टाइटल, धारा 2, धारा 6, ठीक है, धारा 7 कटौती। ठीक है, मतलब जो पेमेंट में कटौती करना है वो। धारा 8 जुर्माना दो, धारा 8। ठीक है, 9, ठीक है मतलब अगर काम पे नहीं आओगे तो पैसा कटेगा। ठीक है, एब्सेंट के कारण पैसा कटेगा। 10 बस है ना, बस अब और हानि नहीं झेल सकता और लॉस नहीं झेल सकता, तो 10 में हानि लॉस वाला वर्ड है। ठीक है, 11 एक एक करके सेवा मिलेगा, तो सेवा अगर कोई दिए हैं तो उसका पैसा कट जाता है। ठीक है, अब 12 धारा 12 को याद रखना, कैसे याद रखोगे धारा 12, तो मान के चलो आपसे कोई पैसा लिया है, ठीक है, तो पैसा लिया और पैसा नहीं दे रहा है, तो आप बोलोगे ना भैया पैसा दे देना नहीं तो तेरा 12 बजा दूंगा, ऐसा बोलते हैं, पैसा नहीं दिया तो तेरा 12 बजा दूंगा। तो जो पैसा एडवांस में दिए हैं, लोन दिए हैं, एडवांस या लोन, एडवांस लोन एक ही शब्द है, लोन क्या है इंटरेस्ट वाला पार्ट हो जाता है, एडवांस मतलब बिना इंटरेस्ट का। ठीक है, वो माइनर डिफरेंस है, बट एडवांस या लोन। ठीक, जैसे काम करते हैं तो 3-4 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मांग ली है, घर में शादी है, कोई बीमार पड़ गया है, तो एडवांस या लोन वाला पॉइंट किस में, धारा 12 में है। ठीक है, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स, एडवांस में दी गई पैसों की कटौती। तो भैया जो एडवांस में पैसा दिया हूँ, लोन दिया हूँ, अगर उसका पैसा नहीं दिया तो क्या 12 बजा दूंगा, तो 12 से धारा 12 याद रख लेना। क्लियर क्या? ठीक है, अब ये लोन या एडवांस, अब एडवांस या लोन दोगे तो भैया उसका ब्याज भी तो लगेगा, तो 12 का में ब्याज है, ऋण की वसूली के लिए कटौती, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, इसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट आता है। ठीक है, वो एडवांस था और ये लोन है, और ये लोन में मतलब लोन क्या बताया, एडवांस मतलब जैसे किसी की सैलरी 10,000 है, मैं 3 महीने का एडवांस दे दिया, मतलब 30,000 दूंगा, 30,000 रुपये दिया और 3 महीने 4 महीने बाद उसको 30,000 रुपये वसूल लिया या पेमेंट से काटते गया, तो वो एडवांस है। लेकिन 30,000 रुपये दिया, अब पेमेंट से 10 करके 30 तो काट लिया, लेकिन साथ ही ब्याज भी ले लिया, तो वो लोन हो गया, बिना ब्याज एडवांस, ब्याज सहित लोन। ठीक है, तो 12 का में लोन है, तो एडवांस और लोन 12 बजा दूंगा करके याद रख लेना। पहले में नाम, दूसरे में डेफिनेशन, छठवें में सिक्के और नोटों में पैसा देना है, 7वां में कटौती करना है, मजदूरी में सजा कटौती, ऐसे याद रख लेना। 8 में जुर्माना, 9 में एब्सेंट रहेंगे तो कटौती। ठीक है, 10 में 10 बस हानि हो गई तो कटौती। 11 में एक एक करके सेवा के लिए की गई कटौती। 12 में 12 बजा दूंगा करके एडवांस है, और 12 का में लोन है। ठीक है, अब देखो 13 और 13 का को कुछ खास जुड़ नहीं रहा था, बस तेरा बीमा कराना है, बस ऐसे ही। ठीक है, तेरा बीमा कराना है तो तेरा बीमा, 13 में क्या है, बीमा, ऐसा बोलते हैं ना, तो ज़्यादा बात मत करो, तेरा पूरा हिसाब किताब मेरे पास है। ठीक है, सारी कतनी करनी मैं जानता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो 13 से तेरा बीमा कराना है, तेरा बीमा, तो बीमा के लिए की गई कटौती धारा 13 में है, और
तेरा सारा हिसाब किताब है। हिसाब किताब मतलब रिकॉर्ड्स, रजिस्टर और अभिलेखों को रखा जाना, रिकॉर्ड्स है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। तेरा काम में क्या है? रिकॉर्ड्स है। ठीक है। धारा 14 को कैसे याद किया? जैसे देखो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्शन करने आए, ठीक है, और कुछ गलत मिल गया तो बोलेगा ना भाई तेरे को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने से याद रखना 14। ठीक है, छोड़ने से याद रखना 14, धारा 14। ठीक, तो धारा 14 याद रखिएगा। प से 15, प से पेनल्टी, प से 15, प से पेनल्टी। ठीक है, तो बस पेनल्टी किस चीज के लिए पेनल्टी वो आगे देखेंगे। ठीक है, धारा 15, प से 15, प से पेनल्टी है, शास्तियां पेनल्टी। ठीक, इतना क्लियर? भूलोगे तो नहीं, ये धारा इंपॉर्टेंट है, खुद से याद करोगे ना तो याद नहीं होगा, कंझट लगेगा पढ़ना। ठीक, तो याद करा रहा हूँ, बोलते चलना। धारा 1 में, धारा 2, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, 13 बीमा, और 13 का रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, 14 इंस्पेक्शंस। ठीक है, इंस्पेक्टर, निरीक्षक, निरीक्षण। ठीक है, प से 15, प से पेनल्टी। ठीक है, अब धारा 16 में क्या है? देखो 16 को साले से याद कर लिया, बेसाले गाली होता है ना। तो मान के चलो, देखो मैं ही कंझा जाता हूँ जब एक ही मैसेज कोई बार बार करता है। जैसे व्हाट्सएप पे मैं लिख के भेज दिया कि भैया 1 जनवरी 2023 से आपका अगर 22 साल नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, उसके ऊपर 23 साल हो गया तो फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो 21 साल हो गया तो फॉर्म भर सकते हो, ऐसा कुछ लिख के भेज दिया। उसके बावजूद सर मेरा 2021 में 21 साल का हो गया, अभी मैं 23 साल का हो गया हूँ तो फॉर्म भर सकता हूँ। भाई 21 साल मंगा है तो 23 साल में भर सकता है। एक ऐसे मैसेज आते हैं यूट्यूब में, देखना कमेंट, 12वीं पास मंगा है तो सर मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ तो फॉर्म भरोगे नहीं। और यही सवाल सभी का। ठीक है, अब सर कब से फॉर्म भरा है? तो व्हाट्सएप पे कॉमन मैसेज जब डाल दिया उसके बावजूद सभी एक ही मैसेज कर रहे तो एक एक को कितना रिप्लाई दूं? ठीक, तो मेरे मन से क्या निकलेगा? अरे साले एक ही बार पूछो ना भाई, ऐसे रहेगा। तो साले से 16 याद रख लेना। ठीक है, तो ये 16 में क्या है? जैसे बहुत सारे मजदूरों की अलग अलग शिकायत है, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, ऐसे शिकायत है। ठीक है, तो हर कोई लेटर लिख के नहीं देगा अलग अलग से, उसको पढ़ने वाला कंझा जाएगा। तो भी अगर शिकायत एक ही तरीके का है ना तो एक ही लेटर में लिखो मैटर को और सब साइन कर दो। ठीक है, अलग अलग लेटर लिखा, देखना कहीं भी ऐसा कोई शिकायत किसी को प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैटर एक लिखते हैं और उसी में ही सबको साइन कर देते हैं। ठीक है, एक बारी हाथ से, एक बारी हाथ से, एक बार पैर से, ऐसा बना के 3-4 लोगों का साइन, अलग अलग साइन हो जाता है। ठीक, तो धारा 16 में याद रहेगा। तो आवेदन करना है ना तो एक ही लोग करेंगे, एक ही पढ़ा। यदि किसी प्रतिष्ठान में एक से अधिक मजदूरों का वेतन एक साथ काटा गया है तो सभी मजदूर एक ही आवेदन कर सकते हैं। तो एक ही आवेदन याद रहेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, एक ही आवेदन, एक ही एप्लीकेशन, धारा 16 में। धारा 17 देखो कैसे याद रखना। धारा 17 को 17 खतरा करके याद कर लिया। 17 खतरा, जैसे किसी प्रकार का आपको खतरा होता है तो आप किसी को अपील करते हो, गुहार करते हो किसी से। जैसे आप खतरे में हो तो भगवान को याद करते हो। अब यहाँ पे भगवान तो नहीं रहेंगे, ऊपर एक एक लेवल में अधिकारी रहते हैं। यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई तो इसके और ऊपर अपील करूंगा, वहां पे भी नहीं हुआ तो और अपील। जैसे कोर्ट में जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर और अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट, और ऊपर राष्ट्रपति, और ऊपर फिर ऊपर वाले से ही अपील करना पड़ेगा। तो खतरे में आते हो तब अपील करते हो। तो धारा 17 में क्या है पूछने से? अपील है। ठीक है, धारा 17 में अपील, खतरा आया तो क्या की? अपील। अंग्रेजी में भी अपील, हिंदी में भी अपील। और 17 क में, क से 17 क याद रखना, और क से ही कुर्ग। कुर्ग मतलब होता है जब्ती कर लेना। ठीक है, जब्ती कर लेना। तो स से 17 क याद रखना, 17 क से ही कुर्ग, कुर्की। अब ये कुर्की क्या होता है वो देखेंगे किस केस में जब्ती किया जाता है। धारा 18 मतलब एक एडल्ट होने का प्रमाण है। 18 साल के हो गए तो एडल्ट हो गए। 18 साल के हो जाते तो बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हट जाते हैं, पावर्स मिल जाते हैं। तो धारा 18 में याद रखना पावर है। क्या है? पावर, शक्तियां। धारा 18 साल के हो गए तो कुछ पावर्स मिल जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? शक्तियां, अधिकारियों की शक्तियां। धारा 18 में पावर्स है, पावर्स ऑफ अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 15। ठीक है, धारा 20, 11 से याद कर रहा हूं, 11 मैं याद करा रहा हूं, सुनना।
11 में क्या एक एक करके सेवाएं का 12 भैया पैसा दिए और नहीं दिए 12 बजा दूंगा, तो एडवांस दिए 12 में एडवांस है, 12 का में लोन है, ठीक है। लोन मतलब इंटरेस्ट वाला पार्ट है, एडवांस भी ना इंटरेस्ट का, ठीक है। 13 बीमा करना है, ठीक है, बीमा, ठीक। वैसे भी याद कर सकते हो, जैसे परेश रावल को डाला अब तो 13 गेम बजाना पड़ेगा, तो 13 बजाना पड़ेगा, बस से बजाना, बस से बीमा कर सकते हो। 13 का तेरा सारा हिसाब किताब मेरे पास है, तो 13 रिकॉर्ड्स, 13 का में क्या है रिकॉर्ड्स है। 14 कोई इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्टर आया, गलती पाया गया, तो भाई तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तो छोड़ूंगा से 14 याद कर लेना, ठीक है। प से 15 प से पेनल्टी, ठीक है, प से 15 प से पेनल्टी, शास्तियाँ, ठीक। 16 भाई एक ही में आवेदन दो, स से 16 स से 16, ठीक है, स से 16 और स से 16 ही है, ठीक है। साले से याद किए थे कि आवेदन एक ही एप्लीकेशन देना है, कुछ शिकायत है तो सभी के कॉमन शिकायत होती की। 17 खतरा याद कर सकते हो भैया, खतरा अपील कब कर रहे हो, जब खतरे में पड़ रहे हो, खतरा मतलब धारा 17। 17 क में क्या है कुर्की, क से क 17 का और कुर्की, ठीक। 18 में क्या बोला, 18 साल के हो जाते हैं तो आपके पास पावर्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो पावर्स से याद रखना शक्तियां, पावर्स। धारा 20। 19 क्यों नहीं देख रहे, 19 कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है और कुछ डिलीट हो गए हैं, जो आउटडेटेड हो जाते हैं डिलीट कर देते हो, तो उसको रिपील कर दिया गया, रिपील मतलब हटा दिया गया, ठीक है। धारा 20, धारा 20 क्या है देखो, इसको याद कैसे करना। 2020 का मैच चलता है, तो 2020 के मैच में आपको मालूम होगा, अगर थोड़ा लेट काम किए आप, डिले किए, ठीक है, डिले किए, जैसे पर्टिकुलर टाइम में आपको ओवर डालना होता है, किसी कारणवश लेट किए, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। तो धारा 20 में भी पेनल्टी है। अब इतने सारे पेनल्टी कटौती देख लिए, किस किस में किस किस के लिए पेनल्टी अलग अलग धारा में जब देखेंगे, कभी मजदूरों के लिए है, कभी अधिकारियों के लिए है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की पेनल्टी है। तो धारा 20 में क्या, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए शास्तियां, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आराम से। 2020 के मैच में बोला लेट ओवर डालोगे तो आपको क्या लगेगा, पेनल्टी। तो यहाँ पे भी पेमेंट पर्टिकुलर डेट में देना होता है अधिकारियों को, अगर उसमें लेट किए, पेमेंट देने में थोड़ा सा लेट किए, या किसी प्रकार का अधिनियम के जो अंतर्गत धाराएं हैं उसको नहीं माने, उसको फॉलो नहीं किए, तो उसमें पेनल्टी लगता है, मतलब ये अधिकारियों के लिए है, ठीक है। तो धारा 20 में भी क्या है, पेनल्टी, ठीक, याद रहेगा, 2020 के गेम से याद रख लेना। फिर 25 और 26 में क्या है, 21, 22, 23, 24, इसको याद नहीं रखना है। 25 और 26 याद रखना, उसमें भी 25 में 25 का को याद रखना है। अच्छा, इसमें 26 को लिखा नहीं, 25 का और 26 याद रखना है, ठीक है। पावर ऑफ मेकिंग रूल्स, ये किसके पास है वो देखेंगे। किसी भी धारा आप देखोगे, जैसे पॉलिटी पढ़े होगे, पॉलिटी में भाग 3 फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, तो सबसे जो लास्ट आर्टिकल्स रहता है उसमें क्या, ये वाली पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये वाली पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, मतलब नियम कानून बनाने संबंधी शक्तियां किसके पास है वो लास्ट में दिया रहता है ज्यादातर, ठीक है, हर किसी में नहीं, ज्यादातर। तो आर्टिकल 26 या सेक्शन 26 में भी क्या बोला गया है कि जो नियम कानून बनाने की शक्ति है वो सरकार के पास है। कौन सी सरकार उसमें देखेंगे, ठीक है, तो सरकार के पास है। तो लास्ट वाला आर्टिकल जो धारा 26 है, जो सेक्शन 26 है, वो क्या बोलता है कि नियम कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास है, ठीक है। तो नियम कानून बनाने संबंधी शक्ति आर्टिकल 26 में है। 25 का ये भी लास्ट में ही आ गया, सेकेंड लास्ट आर्टिकल है 25 का। तो लास्ट में क्या होता है, कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, तो 25 का में क्या है, मृत्यु, मजदूर की मृत्यु होने पर उसकी मजदूरी का भुगतान, जैसे मर गया तो किसको पैसा देंगे, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट है 25 का में, ठीक है। तो लास्ट में आके क्या हो गया, मर गया, सबको मरना है, ठीक है, तो 25 का मृत्यु के संबंध में किसको भुगतान होगा वो देखे, ठीक है। शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे 26 में जितने आर्टिकल्स हैं, जितने धारा हैं, जितने सेक्शन है, आर्टिकल नहीं बोला था, सेक्शन है, ठीक। एक में नाम था, कोई भी एक्ट ले लो, उसका पहला आर्टिकल उसके नाम के बारे में बताता है, कहाँ तक विस्तृत है वो बताता है, कब लागू होगा, कब एनेक्टमेंट होगा वो बताता है, ठीक है। तो इसका भी नाम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936। कहाँ लागू है, तो द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला धारा क्या कहता है, नाम है, शॉर्ट टाइटल बोलते हैं उसको। दूसरे में डेफिनेशन होता है, जिन भी शब्द, जो भी शब्द आएंगे उसका उल्लेख, उसका मतलब क्या होगा, उसका आशय क्या होगा, वो धारा 2 में मतलब डेफिनेशन है। धारा 6 में कि आपको जो पेमेंट करना है वो सिक्कों और नोटों में करना है, तो वो सिक्का और नोट से रिलेट कर लेना, धारा 6। धारा 7, स से सजा कटौती था, ठीक है,
पेमेंट मजदूरी में से क्या क्या कटौती कर सकते हैं, धारा 7 में दिया गया है। ठीक है, जुर्माना धारा 8 में, 9 में नो वर्क नो पेमेंट, भैया काम पे नहीं आए, नहीं उपस्थित रहे, अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे तो कटौती, तो धारा 9 में वो दिया हुआ है। धारा 10 बस करके रखना, हानि बस और नुकसान नहीं झेल सकता मैं, तो नुकसान से रखना धारा 10 में है। नुकसान के लिए जो पैसा कटौती करते हैं वो धारा 10 में। धारा 11 एक एक करके सेवा दिया जाएगा सबको, तो एक एक 11 धारा 11 में क्या है, सेवा है। ठीक है, सेवा प्रदान की गई उसके लिए कटौती। 12 भैया एडवांस में पैसा जो दिया था नहीं दिए वापस लौटाए, तो 12 बजाऊंगा से याद रखना 12 एडवांस। 12 क में लोन है, क मतलब ए, सेक्शन 12 ए। ठीक, लोन। 13 तो गेम बजाना पड़ेगा, बजाने से बीमा याद कर लेना। 13 में क्या है, बीमा है, बीमा या कोई सदस्यता ग्रहण करते हैं तो की गई कटौती। 13 क में रिकॉर्ड्स है, तेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, तो 13 क में क्या है, रिकॉर्ड्स है। 14 में इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्टर्स हैं। ठीक है, प से 15 प से पेनल्टी। 16 में एक ही में आवेदन करना होता है, एक ही एप्लीकेशन में सारे शिकायत लिखने। ठीक है, 17 खतरा अपील, और 17 का कुर्की, क से कुर्की याद किए थे। 18 में पावर आ जाते हैं, तो किसका पावर, अधिकारियों के पास जो पावर है। ठीक है, जो अधिकारी अपॉइंट किए गए उसके पावर्स 18 में। फिर 19 रिपील हो गए। 20 जो है 2020, अगर पेमेंट देने में लेट किए या और कोई नियम कानून नहीं माने तो आपको पेनल्टी लगेगा। ठीक, मतलब वो अधिकारियों के लिए पेनल्टी है धारा 20 में, तो 2020 का गेम करके याद कर लिए थे। फिर 25 का और 26 हमको देखना था, तो 26 सबसे लास्ट में क्या बताया, नियम कानून कौन बनाएगा उससे संबंधित, हाँ उससे संबंधित प्रावधान है, पावर ऑफ मेकिंग रूल्स। ठीक है, 25 का लास्ट आते आते सब मर जाते हैं, तो 25 का में क्या है, मृत्यु होने पर किसको क्या पैसा मिलेगा वो है। ठीक है, आकाश कितना टाइम हुआ है उसमें, 26 मिनट ना, चलो ठीक। जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं वो एप्लीकेशन में पूरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके आगे का वीडियोस आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं बेसिक पे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो सबसे पहले देखो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट किसको पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, मजदूरों को। ठीक है, तो मजदूर कौन है उसके बारे में बताया गया। तो मजदूर कौन है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रतिफल के लिए, प्रतिफल मतलब कंसिडरेशन, मतलब उसके बदले में, मैं कुछ काम किया तो उसके बदले में कुछ चाहिए, तो कोई भी प्रतिफल के बदले में, और प्रतिफल कैसा होना चाहिए, पैसा, पैसे के रूप में। ठीक है, उसको वेतन बोल लो, मजदूरी बोल लो, सैलरी बोल लो, वेजेस बोल लो, के बदले किसी उद्योग में शारीरिक अकुशल, कुशल, तकनीकी, कार्यकारी आदि कार्य करता हो, वह क्या है, मजदूर है। इन शॉर्ट, जो पैसे के बदले में काम कर रहा है वो कौन है, मजदूर है। और इस पर्टिकुलर अधिनियम के लिए जो पैसे के रूप में काम कर रहा है और पैसा कितना मिले, 65, 100 या उससे ज्यादा, ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला जो कंसेप्ट है वो 65, 100 या 65, 100 से ज्यादा जिसको पैसा मिल रहा है वो कौन है, मजदूर है। अब मजदूर किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक होता है अनस्किल्ड, अकुशल, एक होता है सेमी स्किल्ड, ठीक, कौन सा कुशल, अर्धकुशल, सेमी स्किल्ड मतलब अर्धकुशल, एक होता है स्किल्ड, कुशल। ठीक है, तो इस टाइप के काम करने वाले मजदूर भी मजदूर के श्रेणी में आते हैं। शारीरिक मानसिक बोल लिया, मतलब या तो ऐसे शारीरिक मेहनत करने वाला हो, या मानसिक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, उसको शारीरिक तो कुछ करनी पड़ रहा है, मानसिक ही करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो सब क्या है, मजदूर है। नहीं, वो नहीं आएंगे, नहीं, वो आएगा किस किस के लिए मजदूरी है। ठीक है, मजदूर मतलब हर उद्योग में जो नियुक्त है वो मजदूर नहीं कहलाएंगे। डेफिनेशन है उसका कि रेलवे में है तो, माइंस में है तो, ऑयल फील्ड में है तो, कोई फैक्ट्री में है तो, उसके अलावा और भी बहुत सारे लिस्ट दिए हैं, वही काम कर रहे हैं तो मजदूर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, आप घर और में काम वाली बाई को मजदूरी करवा रहे हो तो ऐसा नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएंगे उस श्रेणी में। ठीक है, 1 मई को मजदूरी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बोरेबासी, ठीक, तो 1 मई को लेबर डे मनाए जाते हैं, तो इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में इसी दिन क्या बनाते हैं, बोरेबासी दिवस मनाते हैं। मजदूरी भुगतान कानून या अधिनियम 1936 का लाने का कारण क्या था, असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा समय पर उनको मजदूरी वेतन इत्यादि का भुगतान करने के साथ ही इस अधिनियम को पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो पूछने से सही राशि का भुगतान किया जाए, मतलब जितने में मैं बात करके लेकर आया हूँ, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, नियोक्ता हूँ,
तो मैं किसी को लेके आया, भैया तेरे को 10,000 मिलेगा तो 10 का 10 पेमेंट होना चाहिए। सही समय पर भुगतान किया जाए, महीने महीने बोल रहा हूँ भैया महीने महीने पेमेंट होगा, टाइमली पेमेंट होगा तो टाइमली पेमेंट करूँ, डिले नहीं करूँ। ठीक है, मजदूरी में से केवल अधिकृत कटौतियाँ ही की जाए। चलो ठीक है, लेट आए, काम पे नहीं आए तो पैसा काट रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन नहीं काम अच्छे से नहीं कर रहे हो बोल के पैसा काट दिया। 10,000 उसका सैलरी है, 10 का 10 काट दिया, 20 काट दिया, 10 और तू मेरे को दे, तो ऐसा अनधिकृत कटौती नहीं है, अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं। मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित कर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक बार रीड मारना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सर कहाँ से बनेंगे? इधर से बनेगा। ठीक है, मजदूरी भुगतान कानून कहाँ लागू होता है? तो देखो उन सभी प्रतिष्ठानों पर, प्रतिष्ठान मतलब कारखाने, उद्योग, रेलवे, ये सारे आ जाएंगे। फैक्ट्री हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गया, रेलवे भी इसमें आता है, काउंट होता है, जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हो। इस बात पे ध्यान देना, 20 या 20 से ज्यादा। कोई फैक्ट्री है 20 लोग काम नहीं कर रहे हैं, 18-19 हैं, लागू नहीं होगा ये नियम। 20 है या 20 से ज्यादा है, लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रतिष्ठान, ऐसा इंस्टीट्यूशन बोल लो। ठीक है, इंस्टीट्यूशन प्रतिष्ठान मतलब जिसके अंदर कारखाना मतलब फैक्ट्री, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, रेलवे मतलब रेल, 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हो। इन कर्मचारियों की भर्ती सीधे तौर पर या निविदा तौर पर हुआ हो, जैसे सीधी भर्ती निकलता नहीं, या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी होता है, भैया 3 साल तक रहेगा, अगर काम अच्छा लगा या बाद में जरूरत रहेगा तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा, संविदा भर्ती, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो काम होता है। ठीक, और वही कर्मचारी शामिल है जिनकी मजदूरी 6500 प्रति माह है, 6500 कम से कम 6500 या 6500 से ज्यादा, उन्हीं पर ये जो कानून है वो अप्लाई होता है, लागू होता है। यह अधिनियम यह कानून रेलवे के सभी प्रतिष्ठानों व कारखानों पर लागू होता है। ठीक है, क्लियर? अब लाइन से धारा देखते हैं, लागू होगा प्राइवेट सेक्टर में, जहां पे भी जो रूल फॉलो किया बताया 20 से ज्यादा कर्मचारी या 20 कर्मचारी हैं वहां लागू होगा। ठीक है, एक लिस्ट भी दिया गया है कौन से फैक्ट्रीज, कौन से इंस्टीट्यूशन में ये लागू होता है। ठीक, वो पूरे लिस्ट को आप देख सकते हो। ठीक, मुख्य प्रावधान, मेन प्रोविजंस देखते हैं। कुल धारा कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं पूछने से? 26, याद रखना। ठीक है, लागू कब हुआ इस एग्जैक्ट डेट को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 23 अप्रैल 1936। 26 धारा 23 अप्रैल और 1936। ठीक है, कहां लागू होगा? संपूर्ण भारत में, द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो धारा 1 में क्या दिया है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो कहां इसका एक्सटेंशन है? द होल ऑफ इंडिया, मतलब संपूर्ण भारत पर ये लागू होगा। संक्षिप्त नाम, उसका शॉर्ट टाइटल क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। कब से इनैक्ट हुआ? 23 अप्रैल 1936 में। ठीक है, आगे चलते डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन में बहुत सारा डेफिनेशन दिया है। ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, मैं सिर्फ 2 ही डेफिनेशन को लूंगा। एक तो मजदूरी में क्या शामिल होता है, मजदूरी वेजेस, उसमें क्या शामिल होगा, और उपयुक्त सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये 2 ही का डेफिनेशन है। बाकी डायरेक्ट आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए अगर आपको पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, और मेरे को मालूम वहां से देखोगे तो खपत होगा, जो ये याद है वो भी भूल जाओगे। तो मजदूरी क्या है? ठीक है, धारा 2 में डेफिनेशन, और धारा 2 में ही डिफाइन किया गया है मजदूरी को। ठीक है, मजदूरी पारिश्रमिक, अंग्रेजी में इसका शब्द है वेजेस। ठीक, उन सभी प्रकार के पारिश्रमिक, चाहे वह मासिक वेतन हो या कोई भत्ता हो, जो धन के रूप में अभिव्यक्त किए जा सके, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे के रूप में अभिव्यक्त किया जा सके। जैसे आपको सैलरी तो मिलता है, साथ ही साथ अलाउंस भी मिलता है, भत्ते, सैलरी के साथ कोई भी भत्ता हो गया, बहुत सारे भत्ते, कुछ शामिल है कुछ नहीं है। जैसे एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ओवर टाइम मिलता है, बोनस मिल जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती है जो पैसे के रूप में अभिव्यक्त किए जा सके। इतने सारे जो और अदर टर्म्स बताए, उसमें से कुछ को मजदूरी में शामिल करते, कुछ को नहीं करते। फिलहाल मजदूरी मतलब क्या? अल्टीमेटली वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते जिसको पैसे में दिया जा सके। मैं बोल दिया जैसे चावल ले जा तो चावल काउंट नहीं होगा, पैसा होना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर? तो मूल मजदूरी प्लस भत्ता इज इक्वल टू टोटल मजदूरी। ठीक, आप भी जो कोई एग्जाम दिलाते हो उसमें अगर देखोगे या सैलरी स्लिप देखोगे तो सैलरी प्लस अलाउंस रहता है। ठीक है, बेसिक पे बोलते हैं, मूल मजदूरी मतलब बेसिक पे, उसमें बहुत सारे अलाउंस भत्ते जुड़ के आपको लास्ट सैलरी मिलता है। ठीक है, अब मजदूरी में क्या शामिल नहीं किया जाता, इसको देखना, ये इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन डैम श्योर बनेगा। ठीक है, मजदूरी में क्या शामिल नहीं किया जाता?
तो यात्रा भत्ता शामिल नहीं करते, ठीक है, यात्रा भत्ता शामिल नहीं करते। यात्रा भत्ता मतलब जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, यात्रा भत्ता शामिल नहीं करते। क्या नहीं शामिल करते? यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस। क्यों ट्रैवलिंग अलाउंस शामिल नहीं करते, इसको समझ के देखना। मैं 2 एम्प्लॉय रखा हूं, मान के चलो 2 स्टाफ है मेरे पास, एक यहीं घर के पास से आ रहे हैं और एक 20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। दोनों की मूल सैलरी 10-10 हज़ार है, ठीक है। अब एक जन जो यहीं पास आ रहा है उसको मैं 10 हज़ार दिया, और जो दूर से आ रहा है 10-20 किलोमीटर उसको 12 हज़ार दिया। उसकी सैलरी में अगर 12 हज़ार बोलूँ ना तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 10 हज़ार वाला आएगा ना तो उसको तो पैदल आ सकती है, तो कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलेगा, मतलब पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं है, उसका 10 हज़ार का 10 हज़ार पूरा शुद्ध बच जाएगा। लेकिन जिसको मैंने 12 हज़ार दिया है वो जब आएगा ना तो 2 हज़ार तो उसका पेट्रोल में ही खर्चा हो जाएगा आने जाने में, तो उसके हाथ में बचेगा क्या? तो आपको लगेगा 12 हज़ार सैलरी है, लेकिन 12 में तो 2 कट गया, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग अलायंस को नहीं जोड़ते। और ट्रैवलिंग अलायंस मिलता भी कैसे है? दूरी के हिसाब से, मतलब अच्छा ये कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, और तुम यहाँ रहते हो तो उसके हिसाब से ट्रैवलिंग अलायंस उसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलायंस को नहीं जोड़ते, ध्यान रखना। भत्ते जोड़ते तो हैं, लेकिन क्या क्या नहीं जुड़ता हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें ट्रैवलिंग अलायंस नहीं जुड़ता। HRA नहीं जुड़ता है। HRA मीन्स हाउस रेंट अलायंस, जो मकान सुविधा मिलता है। अब मकान सुविधा दे रहे हैं, मकान सुविधा दे रहे हैं तो उसको भी पैसे के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम ही लोग जैसे CSCB कॉलोनी में पहले रहते थे, ठीक, तो CSCB का क्वार्टर था, बिजली विभाग का क्वार्टर था, तो वहाँ रहते थे। जो मकान सुविधा हमको दिया जा रहा था, तो अगर मकान सुविधा दिया जा रहा है उसके बदले हमको HRA भी मिल सकता था, अलाउंस मिल सकता था। अगर हम वहाँ रह रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, नहीं रह रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह किराए में रह रहे हैं तो उस किराए का पैसा हमको मिल जाता था, उसी को क्या बोलते थे? HRA। तो अगर मैं CSCB के द्वारा बनाए गए क्वार्टर में नहीं रह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो रहूँगा, उसके लिए तो मेरा पैसा खर्चा होगा। तो उसके लिए अगर कोई मेरे को पैसा देता है, HRA कोई विभाग पैसा दे रही है, तो वो HRA काउंट नहीं होता। उसी के बनाए गए क्वार्टर में मैं रह रहा हूँ तो भी तो उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दूसरे जगह रहूँ तो पैसे लगेंगे। तो जो HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है या हाउस रेंट की सुविधा मिल रही है, वो भी सैलरी में शामिल नहीं होता, ठीक है, क्लियर। और रोशनी और पानी हेतु भुगतान, रोशनी मतलब लाइट, वाटर एंड लाइट सप्लाई, लाइट मतलब रोशनी मतलब बिजली है, ठीक है। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो पैसा मिलता है उसके संबंधी भुगतान है, वो भी मजदूरी में शामिल नहीं होता, ठीक है। हो सकता है टैक्स के पर्पज से शामिल हो जाए, मजदूरी के पर्पज से ये शामिल नहीं हो सकता। HRA हो सकता है टैक्स के लिए शामिल कर दिया जाए, लेकिन HRA इस जो मजदूरी वाला पार्ट है उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। मजदूरी में क्या क्या शामिल नहीं किया था, ये सारी चीजें शामिल नहीं की जाती। और क्या शामिल नहीं किया था? डॉक्टरी सुविधाओं से संबंधित भुगतान, मेडिकल फैसिलिटी जो रहता है ना, कि आप चलो ठीक है बीमार पड़ गए, आप गए, सर्दी बुखार का दवाई लिए, 200 रुपये खर्चा हुआ, उसको जाके अपने ऑफिस में दे रहे हो कि 200 रुपये मेरा खर्चा हो गया, तो डॉक्टर के पास गए, उसके बदले में मैं पैसा दे रहा हूँ मेडिकल फैसिलिटी के लिए, तो वो पैसा जो दिया उससे भुगतान किया, वो पैसा भी वेजेस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। ग्रेचुटी भुगतान, ग्रेचुटी मतलब होता है गिफ्ट, ग्रेचुटी मतलब होता है गिफ्ट। बोनस, दिवाली आ गया, दिवाली में बोनस बांट दिया, ठीक है, तो वो बोनस भी इसमें काउंट नहीं होता। भविष्य निधि हेतु की जाने वाली कटौती, भविष्य निधि हेतु की जाने वाली कटौती, भविष्य निधि में आता है आपका 2 PF, अंग्रेजी में PF बोलते हैं, एक PF पेंशन फंड और एक PF प्रोविडेंट फंड। पेंशन निधि, भविष्य निधि, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड। तो ये पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जैसे कोई खास करके गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी जॉब में भी रहे या गैर सरकारी में रहे, PF वगैरह कटता है, ठीक। तो एक भविष्य में आप भी आज काम कर रहे हो, लेकिन 60 साल 65 साल बाद आप काम कर पाओगे क्या? आपका शरीर साथ देगा क्या? नहीं देगा। तो उस टाइम जब काम नहीं कर पाओगे फिर कैसे कमाओगे? तो भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा के रखते हैं, तो वो पैसा काटा जाता है और उसको जमा किया जाता है। तो PF और ये पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड दोनों पैसा मिलता है और उसको काट लेते हैं, तो वो मजदूरी में शामिल नहीं होता, ठीक है, ध्यान रहेगा। पैसा मिलेगा लेकिन शामिल नहीं, हाँ पेमेंट से कटता है इसलिए बोला उसको वेजेस में शामिल नहीं, मिलेगा जरूर लेकिन शामिल नहीं होगा। जैसे 50% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है और 50% उसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो मिलेगा जरूर लेकिन वेजेस में काउंट नहीं होता, क्लियर, ठीक है। 2 टाइप का सैलरी होता है ना, एक टोटल सैलरी होता है, जैसे 32,000 टोटल सैलरी हो गया, और एक कैश इन हैंड वाला सैलरी होता है, जैसे 26,000 मिल रहा है,
तो सैलरी में तो आपके 32,000 है, ये 6,000 कहाँ से कट जा रहा है? तो ये सब पीएफ, पेंशन फंड, ये सारे फंड रहते हैं जिससे कटौती की जाती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ये 7 चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये 7 चीज़ जो है वो वेजेस में काउंट नहीं किए जाते। पैसे मिलेंगे जरूर बट वेजेस में उसको काउंट नहीं करते। क्या क्या काउंट नहीं करते? ट्रैवलिंग अलायंस, उसका कंसेप्ट बता दिया, HRA, रोशनी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेचुटी पेमेंट, ग्रेचुटी मतलब गिफ्ट है, गिफ्ट की होता है, बहुत साल से काम किए यार, चलो ठीक है तुम छोड़ के जा रहे हो, ये लो इसका पैसा, इतने साल काम किए, ठीक है, तो उसका वो पैसा ग्रेचुटी पेमेंट काउंट नहीं होता। ग्रेचुटी एक्ट भी है 1972। बोनस, बोनस है, दिवाली है, दिवाली में आप कुछ बोनस दे दिए, पैसा दे दिए, वो भी शामिल नहीं होगा। भविष्य निधि हेतु की जाने वाली कटौती, पीएफ, ये भविष्य निधि मतलब प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड आ जाता है, ये सारे पैसे किस में शामिल नहीं होते? मजदूरी में शामिल नहीं होते। ठीक है, इतना क्लियर। और क्या शामिल होता है उसको भी देख लेते हैं, वो भी ध्यान देते हैं। जैसे इतने सारे भत्ते तो देख रहे हैं भैया शामिल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है भत्ता, तो देखो क्या क्या शामिल होगा? ओवर टाइम। रेलवे में देखना कई लोग काम करते हैं, कई लोग रेलवे जॉब छोड़ भी इसलिए देते हैं भाई बहुत ओवर टाइम करवाते हैं, जैसे लोको पायलट हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट, ALP। ठीक, शाम में एक लड़का है ALP है वो, लेकिन उसको रेलवे जॉब पसंद नहीं आ रहा, बोलता भैया मैं 18-19 हज़ार वाला छत्तीसगढ़ सरकार की जॉब कर लूंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो वहाँ क्या है? ओवर टाइम काम करना होता है, 8 घंटे का है, जैसे गुड्स गार्ड हो गया 16 घंटे काम करा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा 8 काम करने का उसका ड्यूरेशन कितना था? 8 घंटे का, लेकिन 16 घंटे काम किया तो एक्स्ट्रा 8 घंटे तो काम किया क्या? ओवर टाइम। उस ओवर टाइम का उसको पैसा मिल जाता है, तो जो ओवर टाइम मिलेगा वो वेजेस में शामिल होगा। ठीक है, तो ओवर टाइम, ओवर टाइम को ओवर टाइम ही लिख लेना। अवार्ड या सेटलमेंट, अवार्ड या सेटलमेंट क्या होता है? जैसे देखना कभी कभार कर्मचारी सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड हो गए, मैटर कहाँ चले गया? कोर्ट पे। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी प्रकार का अवार्ड और किसी प्रकार का सेटलमेंट हो सकता है। मैटर कहाँ चले गया? कोर्ट में। सस्पेंड था तो उसकी आधी सैलरी बस देते थे उसको, कोर्ट में वो मैटर जीत गया, केस जीत गया, अब कोर्ट ने बोला भैया हाँ इसको सेटलमेंट के हिसाब से इतना पैसा देना पड़ेगा मामला रफा दफा करने के लिए। ठीक है, तो वो जो पैसा मिलेगा उसके सैलरी का ही तो था जो उसको नहीं मिल रहा था, तो वो सब कोई भी अवार्ड या सेटलमेंट हो वो सारे पैसे भी उसके मेजेस में आएंगे। ठीक है, एडिशनल रेमुनरेशन, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हूँ बोनस। अभी बोले बोनस शामिल नहीं होता और यहाँ पे बोल रहे हो बोनस शामिल होता है, तो एडिशनल रेमुनरेशन, ये देखो ये भी किसी भी प्रकार से मैं एक्स्ट्रा काम कराऊं, एक्स्ट्रा काम कराऊं और उसका पैसा दूं आपको, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन दूं, तो वो शामिल होगा। भले उसको आप बोनस बोल लो, भले उसको ओवर टाइम बोल लो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन अगर काम के बदले में एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं तो वो पैसा जुड़ेगा। सर बोले इधर बोनस नहीं जुड़ेगा, दिवाली आ रहा है दिवाली बोनस दे दिया, तो दिवाली के लिए आप एक्स्ट्रा काम किए क्या? नहीं, वो तो मैं खुशी से दे रहा हूँ। होली आया, ये लो होली पार्टी, ठीक है, होली है, लास्ट में सब व्यवस्था करवा दिया, ठीक है, तो वो व्यवस्था जो है वो नहीं जुड़ेगा, क्यों? वो होली के लिए जुड़ रहा है, लेकिन आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए पैसा दूं तो चलेगा। ठीक है, तब्बू बैठी है, उसको मैं अगर दिवाली के टाइम में पैसा दे दिया तो दिवाली बोनस उसके वजह में काउंट होगा क्या? नहीं होगा। अभी हॉस्टल ओनर को नोटिफिकेशन आ गया, दिन रात कॉल आ रहा है, तो परमानेंट 24 घंटा उसी के पास मोबाइल है, तो ये जो काम करने के लिए, भले उसको मैं बोनस के लिए बोल दिया, उसको जो पैसा दूं तो वो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? ये बोनस में आ जाएगा लेकिन वो जुड़ेगा। ठीक है, भले उसको बोनस बोल के ही दो, ठीक, क्यों? ये जो मैं काम के बदले दिया और ये त्यौहार अलग अलग केस में। ठीक है, तो अगर तब्बू सुन के खुश हो रही होगी तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर, समझ आए? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के टाइम कोई पैसा दिया था, देखना कहीं प्राइवेट जॉब में क्या होता है, शुरुआत में कोई एकदम नौसिखिया रहता है ना, तो 10,000 20,000 में उसको रिक्रूट करते हैं, धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होते जाता है, पूरा काम सीख जाता है, धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ते जाती है, और एक टाइम में जो 10,000 में रिक्रूट हुआ था ना, उसको लाखों रुपए मिलने लग जाते हैं। अब कोई एक व्यक्ति है जो एक्सपीरियंस है, उसको मिल रहा है महीने का 2 लाख रुपए, और वो जो काम कर रहा है उसको कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, कोई नौसिखिया भी कर सकता है 20,000 में। तो बताओ जिस काम के लिए मेरे को 20,000 देना चाहिए, अगर मैं एम्प्लॉयर की दृष्टि से देख रहा हूँ, एक नियोक्ता की दृष्टि से देख रहा हूँ, तो जो काम मैं 20,000 में करवा सकता हूँ उस काम को मैं 2 लाख में थोड़ी ना करवाऊँ, नहीं, नुकसान है नहीं 1,80,000 का। तो क्या करते हैं, सेवा समाप्त कर देते हैं, और उसको खुश करने के लिए कोई विरोध ना करे, इधर उधर कोई केस ना करे, भाई आज से तुम्हारा सेवा समाप्त, और ये लो 4-5 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट रख लो। तो बोलोगे ये 5 महीना एक्स्ट्रा पैसा दिए, 5 महीना 2-2 लाख बिना काम के उसको 10 लाख दे दिए, 5 × 2 10 लाख, तो नुकसान है? नुकसान नहीं है भैया,
वो सोचो ना, फिर जो नए नौसिखिया 20,000 में जो काम ले रहे उसको तो सालों साल काम कराओगे, उसको 20,000 से 2 लाख होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो उतना पैसा तो बचा। तो जब टर्मिनेट करते हैं ना, जब जॉब से छुड़वाते तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, वो भी क्या है, सैलरी में काउंट होता है, वेजेस में काउंट होता है। तो क्या काउंट होता है क्या काउंट नहीं होता, इसका डेफिनेशन क्लियर, और इस पर चर्चा नहीं, एक बार नोट्स है, पीडीएफ नोट्स वो लिखा हुआ है, मिल जाएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसको पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, उपयुक्त सरकार क्या होती है, ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाला वीडियो बता रहा था, उसमें भी बता चुका हूँ डेफिनेशन में। यहाँ पे भी देख लेते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सरकारें दो प्रकार की, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। जैसे मोदी वाला हो गवर्नमेंट हो गया तो केंद्र सरकार, भुप्पू वाला गवर्नमेंट हुआ तो राज्य सरकार। ठीक है, तो देखो कहाँ उपयुक्त सरकार जहाँ पे लिखा होता है, उस उपयुक्त सरकार का मतलब क्या होता है, अगर वो संस्थान रेलवे है, अगर वो संस्थान एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है कोई भी, अगर वो संस्थान माइंस और ऑयल फील्ड वाला है, ठीक है, इस केस में जो उपयुक्त सरकार होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी सेक्टर रहे, कोई भी फैक्ट्री रहे, कोई भी इंस्टीट्यूशन रहे, वहां पे सरकार मतलब कौन सी सरकार रहेगी, राज्य सरकार। कहने का मतलब है अगर मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ भैया, रेलवे में ये नियम जो है उसमें बदलाव कौन करेगी, सरकार करेगी। तो क्या वो केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। क्यों, रेलवे का बात हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं है ना, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट, अब जिस राज्य में रहेगा वो संस्थान, उस राज्य का सरकार। इतना क्लियर क्या। अब धारा 3, धारा 3 क्या कहता है, मजदूरी देने के लिए जिम्मेदार कौन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ठीक है, कौन जिम्मेदार है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो मजदूरी देने हो तो जिम्मेदार कौन है, ठीक है, कौन प्रदान करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अब देखो कुछ उदाहरण देता हूं समझना। मैं किसी को लेके आया, मैं कुछ काम करवाना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट मैं किसी को रूट कर लिया, भैया मेरा ये काम है करोगे, बोले हाँ करेंगे, बोला चलो ठीक है मेरे से पैसा ले लेना। तो वहाँ पे एम्प्लॉयर मैं हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयर मैं हो गया और पैसा भी मैं ही दूंगा। ठीक, अब मैं किसी, मेरे को लेबर नहीं मिल रहे हैं, मेरे को स्टाफ नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी एक संस्थान के पास गया, कई संस्थान रहते हैं जो सबका डॉक्यूमेंट लेके रखते हैं और जॉब आता है फिर प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बदले कुछ पैसा लेते हैं या पहले महीने की सैलरी ले लेते हैं। मैं वहाँ पे गया, मेरे को भैया 8-10 आदमी चाहिए, 8-10 आदमी मेरे को दो। तो अब रिक्रूट करके दिया कौन, वो आदमी तो वो दिलाया, मैं डायरेक्ट नहीं किया। तो वहाँ पे फिर एम्प्लॉयर कौन, वहाँ पे भी एम्प्लॉयर मैं ही रहूँगा। अल्टीमेटली पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार कौन रहूँगा, मैं रहूँगा। तो ऐसे अलग अलग केस है ना, रिक्रूट कोई और कर रहा है लेकिन पेमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी, उस पर बात कर रहे हैं। डी मार्ट वाला, यहाँ पे डी मार्ट का एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसमें। डी मार्ट यहाँ पे है, अब डी मार्ट का मालिक ओनर तो कोई और होगा। अब यहाँ ओनर मैं था, मैं पेमेंट कर रहा था, वहाँ डी मार्ट में ओनर कोई कहीं और बैठा होगा, लेकिन उसका डी मार्ट का एक शाखा कहाँ पे है, भिलाई में है। अब जो डी मार्ट जो भिलाई में है, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको पैसा चाहिए होगा, उनको कुछ तकलीफ होगी, तो क्या पैसा वहाँ ओनर से मांगने जाएंगे, नहीं। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, यहाँ जो सर्विस जिसका देने का पार्ट है, ये रीजनल हेड जो होगा, ठीक है, वो होगा। तो ऐसे पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार कौन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन जिम्मेदार होता है, तो देखो प्रत्येक मालिक या स्वामिक अपने मजदूर को मजदूरी देने हेतु जिम्मेदार है। मतलब ओनर जिम्मेदार होता है, मालिक मतलब ओनर। अगर ठेकेदार के अधीन कार्य करते हैं तो ठेकेदार मजदूरी देगा। मेरे को घर बनाना है, छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ प्रैक्टिकल, वो इसमें भले फिट बैठे मत बैठे लेकिन आपका समझ जरूर आ जाएगा। मेरे को घर बनाना है, मैं घर बनाने के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिया, तो फिर वो मजदूर मेरे से पैसा मांगेगा क्या, नहीं। तो वो मजदूर ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ठेकेदार वहाँ पे जिम्मेदार होगा पैसा देने के लिए, मैं नहीं हूँगा। अगर पैसा नहीं देता है ठेकेदार तो मैं बोलूँगा भैया मैं तो ठेकेदार को दे दिया था, अब वो जाने। ठीक है, तो ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कॉन्ट्रैक्टर की। ठीक है, कोई भी कारखाने के अधीन काम कर रहा है, कारखाने फैक्ट्री के अधीन काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में एक पोस्ट होता है मैनेजर नाम का, किसी न किसी को मैनेजर पे अपॉइंट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे पेमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजर की होती है। उस फैक्ट्री का मालिक नहीं होगा, ठीक है, कोई राइस मिल है उसका मालिक नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो पर्सन को अपॉइंट करेगा एज अ मैनेजर, प्रबंधक, हिंदी में लिखा हुआ है प्रबंधक। तो कारखाने के अधीन कोई काम कर रहा है, फैक्ट्री, कारखाना मतलब फैक्ट्री, उसके अंदर कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सैलरी देने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजर की। ठीक है, कोई भी औद्योगिक संगठन में कार्यरत है, औद्योगिक संगठन मतलब होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन,
उस केस में पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार कौन? तो याद रखना, जो निरीक्षक है या नियंत्रण करने वाला है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका काम है सुपरविजन करना, सुपरवाइजर बोलते हैं, सुपरविजन करना या कंट्रोल करना, सुपरविजन एंड कंट्रोल, वो व्यक्ति पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। रेलवे के केस में अलग है। रेलवे के केस में पूरा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। तो वहां पे रेलवे के केस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में यदि मजदूरी नहीं दी जाती तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई या शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। यही किसी भी केस में अगर जैसे कोई फैक्ट्री है, पेमेंट नहीं दिया, अगर कोई कार्रवाई करनी है तो फैक्ट्री के मालिक पे नहीं कर देंगे, ठेकेदार पे कर देंगे। क्यों? मैनेजर पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में जो पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार है कौन है? मैनेजर है। ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान रखना, कौन कहाँ पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार है, ये सब बारीक पॉइंट है, ये पूछे जा सकते हैं। और इतने 26 धारा में बाकी सब में ऐसी एक एक दो लाइन लिख के खत्म कर दिया है, या ऐसे बातें हैं जो उतने काम के नहीं है। तो याद रहेगा धारा 3 में पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार कौन, वो था। तो धारा 1 में क्या पढ़े? नाम पढ़े, क्या नाम था? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक। कहाँ लागू है? पूरे भारत में, द होल ऑफ इंडिया। कहीं भी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर ये सब नहीं लिखा हुआ। ठीक है। जो पहले बहुत सारे अधिनियम में पढ़ते थे, अब वो नहीं लिखा है। ठीक है। होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर ऐसे लिखेगा ऑप्शन, अच्छा हो सकता है भाई, तो ऐसे उसको टिक मत मार देना। होल ऑफ इंडिया मतलब होल ऑफ इंडिया पूरा। कब इनेक्ट हुआ? 23 अप्रैल 1936। कितनी धाराएं हैं टोटल? 26 धाराएं। ठीक है। टोटल कितनी धाराएं? 26 धारा। ठीक है। पहला धारा देख लिए। दूसरे धारा में क्या था? डेफिनेशन था, जिसमें मजदूरी के डेफिनेशन देखे और उपयुक्त सरकार देखे। उपयुक्त सरकार मतलब रेलवे के केस में, माइंस के केस में, ऑयल फाइल के केस में, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में, ये सारे केस में सरकार मतलब रेलवे गवर्नमेंट, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। इतने सारे के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार के रूप में जानी जाएगी। इसके अलावा कोई सा भी फैक्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। मजदूरी, मजदूरी क्या होता है? मजदूरी जो बेसिक मूल मजदूरी है, बेसिक प्ले प्लस अदर अलायंस, जो और अदर दूसरे भत्ते हैं वो सब शामिल होते हैं। जो शामिल होते हैं उसमें क्या है? ओवर टाइम, ओटी, कोई भी एक्स्ट्रा रेमुनरेशन जो काम के लिए दिया गया हो, भले उसको बोनस ही बोल लो, उसका नाम भले कुछ भी दो, लेकिन अगर काम के बदले दिया जा रहा है वो जुड़ जाएगा। ठीक है। और क्या? जो सेटलमेंट होता है, कोई डिस्प्यूट के वजह से सेटलमेंट है, ठीक, तो वो सेटलमेंट भी इसमें जुड़ जाएगा। कोई टर्मिनेशन के टाइम में, मतलब जब भगा रहे हैं तब पैसा दिया जा रहा है, तो वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है। क्या नहीं जुड़ेगा? ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगा? एचआरए नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगा? मेडिकल फैसिलिटी नहीं जुड़ेगा, ग्रेचुटी नहीं जुड़ेगा, बोनस नहीं जुड़ेगा। ठीक है। हाँ, वही जो आप कह रहे हो वही नहीं जुड़ेगा। ठीक है। इतना क्लियर। अब धारा 4 देखते हैं। धारा 4, मजदूरी भुगतान की कालावधि, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। मैं किसी को काम पे लाया, ठीक है, भैया ये काम करना चाहिए, ठीक है, 7 दिन हुआ हो भाई, नहीं 7 दिन का पैसा दे, 2-3 दिन हुआ, नहीं 2-3 दिन का पैसा दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसको डिसाइड किया कि भैया ये जो पेमेंट है, सैलरी है, किस बेसिस पे बनेगा? डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। ठीक है। दैनिक मजदूरी वाला नहीं है, किसी को एक दिन के लेके आ गए, एक दिन का काम करवा रहे हो, तो एक दिन वाला सिस्टम, हफ्ते वाला सिस्टम नहीं है। ये जो वेजेस पीरियड है वो कितने पीरियड का रहता है? 1 महीना। तो नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ। कोई भी 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 1 महीने का रहता है। ठीक है। 1 माह या 1 माह से। तो नियोक्ता मजदूरी का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, मंथली बेसिस पर ये रहता है। ठीक है। तो इसकी काल अवधि क्या रहती है? 1 महीना। ठीक है। महीने बेसिस पे इसका पेमेंट होगा। ठीक, ध्यान रखना, महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्लियर रहेगा। अब धारा 5, मजदूरी संदाय या प्रदाय का समय, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। जो पेमेंट देख लिए वो तो मंथली बेसिस पे था, अब इसमें कंफ्यूजन होगा धारा और धारा 5 में। तो यहाँ क्या बोल रहा है? पेमेंट कब करना है? अभी तो बोले कि भैया 1-1 महीने में करना है, वो तो मंथली बेसिस पे पेमेंट है, डेली नहीं, वीकली नहीं, ईयरली नहीं, मंथली। ठीक है। वो बेसिस ऑफ पेमेंट, लेकिन उस मंथली पेमेंट को करना कब होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। ये इसमें अलग अलग पॉइंट, इसको ध्यान रखना। अगर किसी कारखाने, किसी उद्योग में या किसी रेल में 1000 से कम इंप्लॉई कार्यरत हैं, मजदूर कार्यरत हैं, मजदूर मतलब जो अच्छा मैनेजर के पोस्ट पे बैठा ना वो भी मजदूर है, 6500 से ऊपर कमा रहा है मतलब मजदूर है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कारखाने में, उद्योग में 1000 से कम मजदूर हैं तो वेतन अवधि समाप्त होने के 7 दिन के भीतर उनको पेमेंट किया जाना है, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी।
ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ, 1 मार्च को सैलरी देना होता है, ज़्यादातर 1 ही तारीख को होता है, 1 तारीख को पेमेंट देने का दिन है और 1 तारीख से 7 दिन का अंदर हम डेडलाइन दिए हुए हैं। 1 तारीख से 7 दिन काउंट करोगे तो कितना आएगा? 8 मार्च। 8 मार्च आ सकता है बोल रहा हूँ, आएगा नहीं, 8 मार्च। ठीक है, तो 8 मार्च के अंतर्गत आपको पेमेंट करना है। ठीक है, अगर 1000 से कम हुए तो 7 दिन के अंदर, मतलब जो भी पेमेंट डेट है उसके 7 दिन, हो सकता है पेमेंट डेट 15 तारीख को, कोई ऐसा कि भैया हमको 15 तारीख को देंगे पेमेंट, ठीक है 15 तारीख को देना, लेकिन फिर 15 तारीख से 7 दिन। अगर 1000 से कम है तो 7 दिन के अंदर पेमेंट, 1000 से ज़्यादा है तो 10 दिन के लिए पेमेंट। ठीक है, कोई किसी को भगा दिए, नौकरी से बर्खास्त कर दिए, तो 48 घंटे के अंदर पेमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, 1000 से कम है तो 7 दिन, 1000 से ज़्यादा है तो 10 दिन। अब इसको कैसे 7 दिन 10 दिन, कंफ्यूज मत होना भैया। ज़्यादा कर्मचारी लोग हैं तो मेरे को पैसा जुगाड़ करने में ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 1000 से ज़्यादा है मतलब ज़्यादा ही है, तो 10 दिन। 1000 से कम है तो क्लियर क्या? और किसी को बर्खास्त कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, कोई छोड़ के जा रहा है तो 48 घंटे के अंदर, मतलब आज छोड़ के जाए तो अगले दिन, दूसरे दिन, आज का 24 घंटा, अगले दिन का 24 घंटा, उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, यही लिखा हुआ है, 1000 से कम हो तो वेतन अवधि समाप्त होने के 7 दिन के भीतर रहेगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, ये 7 दिन, ये 10 दिन, ये 48 घंटे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज शामिल होते हैं। कार्य दिवस शामिल होगा, छुट्टी शामिल नहीं होगा, वर्किंग डे शामिल होगा, हॉलीडे शामिल नहीं होगा। संडे पड़ गया, कार्य दिवस नहीं था, वो शामिल नहीं होगा। अगर 1 से 8 मार्च के बीच एक संडे पड़ गया, 8 मार्च खिसक के 9 मार्च हो सकता है। ठीक है, कोई छुट्टी पड़ गया, नेशनल हॉलीडे है तो 10 हो सकता है। समझ रहे बात को? ठीक है, ये लिखा हुआ है, मजदूरी का भुगतान कार्य दिवस पर किया जाएगा और कार्य दिवस ही काउंट किया जाएगा, वर्किंग डेज काउंट होता है। अवकाश दिवस इसमें शामिल नहीं होते। अगर कामगार की सेवाएं नियोक्ता द्वारा समाप्त कर दी गई, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो मजदूरी का भुगतान 48 घंटे। इफ ही हैज बीन टर्मिनेटेड तो कितना घंटे के अंतर्गत? पेमेंट शुड बी डन विद इन 48 आवर्स। इतना क्लियर? धारा 6, जब मैं धारा याद करा रहा था तो धारा 6 आए थे सिक्के और नोट में। तो ये पेमेंट करना है तो कैसे करना है? तो देखो, मान के चलो मेरा दुकान है, कोई काम किया, अच्छा ठीक है, ये भाई ये राशन ले जा, 2000 पेमेंट देना था, ये 2000 का राशन ले जा, 10,000 पेमेंट देना था, राशन ले जा, आजू बाजू बांट दे, इधर नहीं बिक रहा है, एक काम कर, तू ले जा, तू बांट दे। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। जो पेमेंट देना है वो किस में ही होना चाहिए? कैश में। कैश मतलब कैश, कॉइन और नोट दोनों कैश ही कहलाता है। पेमेंट जो देना है कैश में। ठीक, इन बोलोगे नहीं सर ज़्यादातर तो सब चेक से ही पेमेंट हो जाता है या बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए एक अकाउंट वाला फॉर्म भरना होता है, बैंक डिटेल भरने होते हैं, उसमें एग्रीमेंट रहता है कि भैया आपका पैसा हम इस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, आप जो अकाउंट बोल रहे हो उस अकाउंट में डालेंगे, भले आप काम कर रहे हो लेकिन दूसरे का अकाउंट है तो भी चल जाए। तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश में करना है, और वो कैश, कॉइन या करेंसी दोनों हो सकता है, और करंट करेंसी हो सकता है। ठीक है, और अगर इंप्लॉई जो मजदूर है वो लिख कर दे कि मेरा पैसा आप अकाउंट में डाल देना, तो उसको पैसा किस में देना पड़ेगा? अकाउंट में ही डालना पड़ेगा। बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से भी किया जा सकता है। मजदूरी या चालू मजदूरी जो है, मजदूरी का चालू सिक्के या करेंसी नोटों में किया जाना है। वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट। कर्मचारियों के लिखित अनुशंसा पर रिटर्न परमिशन पर चेक या बैंक ट्रांसफर से भी भुगतान किया जा सकता है। भुगतान मतलब पेमेंट किया जा सकता है। तो मूल भुगतान का माध्यम क्या है? नगद या चालू सिक्के या नोटों में किया जाएगा। ठीक, नगद। क्लियर? हाँ कि ना? धारा 7, मालूम है बोर लग रहा है, लेकिन अंडर प्रेशर ही पढ़ाई होती है। आप सोचोगे नहीं घर में आराम आराम से पढ़ूंगा 10-10 मिनट ब्रेक लेके, तो वो फिर लंबा ब्रेक हो जाता है। फिर जो आपका जॉब लगना है वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक पंचवर्षीय योजना पढ़े थे नहीं, और एक ईयरली प्लान देखे थे। तो 5 ईयर प्लान बनाना है कि ईयरली प्लान बनाना है? ईयरली बनाना है तो अभी झेलना पड़ेगा। ठीक है, धारा 7 में बताया था कटौती। ठीक है, तो ये मजदूरी में की जाने वाली कटौती। तो क्या क्या कटौती की जाती है धारा 7 में? याद रखना, मजदूरी में डिडक्शन विच में बी मेड फ्रॉम वेजेस, में भी मतलब काटा जा सकता है अगर निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाए। कटौती जो मजदूरी में से की जाएगी, निम्न कारणों से मजदूरी में कटौती की जा सकती है, जैसे जुर्माना, श्रमिकों पर जुर्माना लगने पर कटौती की जा सकती है।
लिखा होता है यहाँ पे सिगरेट फूकना मना है और वहीं पे से फू फू कर रहे हो। यहाँ गुटखा खा के पच पच थूकना मना है, लेकिन वहीं पे पच पच थूक रहे हो, उसी को लाल लाल कर करके। ठीक है, पाटन वाले रोड में, वो उतई से पाटन जब हमारा आना जाना होता था, तो दारू पीकर, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, तो ना को हटा दिए, सही में पेंट कर दिए वहाँ के उधर लोग बदवा, शराब पीकर वाहन चलाएं, ऐसा। तो कुछ बदमाशी करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लिखा हुआ भैया ये नहीं करना है, नहीं तो जुर्माना जो जुर्माना मेंशन रहता है वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो जहाँ पे सिगरेट, किसी प्रकार का जुर्माना हो सकता है, सिगरेट फूकना, मास्क नहीं लगाना, गुटखा थूकना, किसी प्रकार का जुर्माना हो सकता है। अगर वो उसने ऐसी गलती की है, उसके ऊपर जुर्माना लगा है, तो जुर्माने की राशि उसके पेमेंट से काटी जा सकती है, तो जुर्माना काट सकते हैं। लेकिन आगे एक शर्त आता है, ये जो जुर्माना काटेंगे ना वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलो मेरे को उसको पैसा देने की इच्छा नहीं है, ठीक है, किसी से काम करवा लिया, 10,000 उसका सैलरी है, पैसे देने की इच्छा नहीं है, नहीं भाई तू उधर मुंह धोया, थूका, सांस लिया, पैसा कट, 10,000 का 10,000 कट, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना काटा जा सकता है? 3%। ठीक है, मैक्सिमम कितना? 3%, उसके मजदूरी में से 3%। फिर कितना भी जुर्माना किया हो, मैक्सिमम कितना? 3%। अनुपस्थित रहने पर या काम पर ना आने की वजह से भी पैसा काटा जा सकता है। ठीक है, अगर एब्सेंट रहेगा, काम ही नहीं करेगा, तो कहाँ से पैसा दूंगा? ठीक है, काम में आके भी काम नहीं कर रहा है, पैसा नहीं, अनुपस्थित रहे तो उसका पैसा नहीं। ठीक है, कहो दीपमाला मैडम बोला मोर सैलरी तो कटौती नहीं हो जाए, नहीं होए। मजदूर की देख रेख में रखे गए माल या पैसे में हुए नुकसान की वजह से, मान के चलो मैं लैपटॉप किसी के हाथ में दिया हूँ, ठीक है, वो लैपटॉप है 1.5 लाख का, नहीं है लेकिन ऑनलाइन में बताने में अच्छा लगता है, 20,000 वाला सरकारी वाला लैपटॉप है, मान के चलो लैपटॉप है 1.5 लाख का। अब तब्बू के हाथ से गलती से वो गिर गया, मैं तो खुदा खुदा मारूंगा उसको तो भैया मेरे उसी को देख रेख करने के लिए दिया था और उसी की वजह से नुकसान हो गया, तो पैसा काटूंगा? हाँ काटूंगा। ठीक है, कितने % मैक्सिमम काटूंगा? 3%। हाँ कि ना? ना, वो जो 3% था वो सिर्फ और सिर्फ जुर्माना वाला था। ये जितना गलती किया ना उतना पूरा पेमेंट से, मतलब अगर गलती से उस कट गया तो बंधुआ मजदूरी 2 साल तक ठीक है, समझा? तो वो जितना नुकसान हुआ उतना जुर्माना रहेगा 3%, पेनल्टी कोई है छोटा मोटा वो 3%, और अगर सामान का नुकसान कर दिए तो वो जितना उसका कीमत है उतना वसूल सकता हूं मैं। ठीक है, मालिक या सरकार जो ओनर है या गवर्नमेंट किसी आवास बोर्ड द्वारा दी गई सुविधा के लिए उसके पेमेंट से काट सकती है, उसकी वजह से डिडक्शन किया जा सकता है। जैसे एचआरए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सर एचआरए दिया भी जाता है बोल रहे हो और बोलते हो वो वेजेस में शामिल नहीं होते। अरे पैसा मिलेगा, लेकिन वेजेस से रिलेटेड जो नियम कानून बने हैं ना वो उस एचआरए पर्पस के लिए नहीं लागू होंगे। ठीक है, समझना बात को, एचआरए पैसा तो मिलेगा लेकिन वो वेजेस में काउंट नहीं होता। ठीक, जैसे टीए मिल तो जा रहा है, आप इधर उधर आने जाने में खर्चा किए, लेकिन आपके वो वेजेस में काउंट नहीं करेंगे, वो तो ऐसे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जो आने जाने में निकल गया पैसा। ठीक है, जैसे एचआरए अगर क्या है, किसी को आपको नियुक्त करके रखे है ना, तो कई जगह कई संस्थान में देखना एचआरए देते हैं, हाउस रेंट अलायंस, कि भैया आपके रहने के लिए, आप हो सकता है बाहर से आकर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आने जाने का खर्चा टीए, रहने का खर्चा एचआरए, तो वो खर्चा मेरे को देना पड़ेगा। तो अगर मैं दे रहा हूँ एचआरए, ठीक है, मैं एचआरए दे रहा हूँ तो आपके पेमेंट में जुड़ रहा है, लेकिन एचआरए के बदले अरे भैया तुमको घर ही चाहिए ना, मैं दे रहा हूँ घर, मैं बनाया हूँ क्वार्टर, तो अगर मैं क्वार्टर बना के दे दिया हूँ तो उसको एचआरए फिर नहीं दोगे, उसके सैलरी में जो एचआरए जुड़ा था वो एचआरए को अब हटा सकते हो। ठीक है, तो एचआरए के लिए कटौती की जा सकती है। ठीक, लेकिन तब जब वो एम्प्लॉई रहना चाहे। ठीक, मैं क्वार्टर बना दिया जिसमें रूम भी खोली जैसा रूम है, ठीक है, एकदम गंदगी है, पानी की सुविधा नहीं है, उधर हो गया था नहीं हॉल में उफलता हुआ वाला ठीक है, तो वो ऐसे टाइप का सुविधा दिया जा रहा है, तो ये सुविधा रहेगा भैया भले मैं नहीं रहूँ, मैं बाहर मैदानी क्षेत्र में रह लूंगा, लेकिन नहीं। तो अगर एम्प्लॉय रहना चाहे और उसको सुविधा दी जा रही है तो एचआरए काट सकते हो, और नहीं रहना चाह रहे ना तो नहीं काट सकते। ठीक है, मजदूर द्वारा दिए जाने वाले आयकर के लिए कटौती की जा सकती है। क्या होता है, जैसे सैलरी ज़्यादा है तो वो टैक्स के दायरे में आ जाता है। ठीक है, तो टैक्स के दायरे में आते हैं कई लोग, तो देखो टैक्स तो मैं जैसे कमा रहा हूँ तो मेरे को टैक्स पेमेंट करना होना चाहिए, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ 10, 20, 30 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे को टैक्स
पेमेंट करना होती है। तो मैं काउंट करूंगा क्या पूरा साल भर खत्म होगा, फिर टैक्स जुलाई में फाइल करना है, तब जाके मैं उसको सरकार को पैसा दिया, तो वो तो भैया मेरे को जैसे मैं कमा रहा हूँ वैसे टैक्स पे करना चाहिए। तो वैसे ही क्या है, उससे टीडीएस काट लिया जाता है, टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स। तो एडवांस टैक्स का एक रूप है, समझ लो। अगर वो टैक्सेबल है, उसका इनकम टैक्सेबल है, तो टीडीएस काट लिया जाता है, क्योंकि आगे चल के तो तुमको टैक्स देना है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा टैक्स काट ले। कम ज़्यादा होता है तो उसको देख लेते हैं, ज़्यादा पेमेंट हो गया तो ब्याज सहित आपको मिलता है, ठीक है। तो टीडीएस अगर काटा जाना है, वो टैक्स के दायरे में आ रहा है, तो टीडीएस काटा जा सकता है उसके वेजेस में से, ठीक है। न्यायालय अन्य किसी प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत, कोई कोर्ट है, ठीक है, या अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, कोर्ट या अदर अथॉरिटीज, वो अगर निर्णय दे दे कि भैया ये बदमाशी किया था, इसके सैलरी में से पेमेंट काट लो, उसके आदेश के पालन के लिए हम पैसा काट सकते हैं। बीमा पॉलिसी के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए भी पैसा काट सकते हैं। जैसे बीमा करा लिया डायरेक्ट एम्प्लॉय से ना डील करके कि हाँ भैया मेरे को मालूम है मैं 10,000 किसी को दूंगा तो वो खा पी के उड़ा देगा, ठीक है, या तो खाएगा पिएगा उड़ा देगा, पैसा बचाएगा नहीं। मैं क्या किया, किसी प्रकार का बीमा, एक काम कर भाई, हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, लाइफ इंश्योरेंस ले ले, ठीक, हो सकता है मैं LIC का एजेंट हूँ, जबरदस्ती उस पर थोप दिया, तो जो बीमा कराया उसका और उसके बदले मैं पैसा दे रहा हूँ, बेनिफिट उसी को मिलना है, पैसे मैं दे रहा हूँ, तो वो पैसे का कटौती उसके सैलरी में से किया जा सकता है। मजदूरों की भलाई के लिए बनाए गए फंड के लिए, किसी प्रकार की भलाई हो सकती है। मान के चलो भाई तुम हर महीने हर हफ्ते तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हो, लग जाता है, ठीक है, हो सकता है किसी के घर में शादी पड़ जाए, सब कोई मजदूर हैं, हो सकता है किसी के घर में शादी पड़ जाए, पैसे की जरूरत हो, तुम बीमार ना पड़ो, तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, उसके लिए मैं क्या कर लिया, एक फंड बना, तुमको पैसा दूंगा, तुम जमा करोगे नहीं, मैं ही जमा कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ। तो मजदूरी के लिए भलाई के लिए है, उसके परमिशन की, ऐसा नहीं कि बिना परमिशन नहीं है, तुम्हारे भलाई के लिए है, काट रहा हूँ, ठीक है, पूरा पैसा काट दिया, भलाई है भलाई बोल के, तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा, खर्च हो जाएगा, उससे अच्छा भलाई इस बात में है कि पैसा मेरे पास रहे, दे नहीं रहा, ऐसा नहीं, मजदूरों का हामी उसमें होना चाहिए। तो किसी भी भलाई के लिए बनाए गए फंड के लिए कटौती की जा सकती है। क्लियर। धारा 8 जुर्माना, देखो मजदूरों पर, यह जुर्माना जो है मजदूरों पर है, याद रखना, मजदूरों पर लगने वाला जुर्माना धारा 8 में है। अलग अलग प्रकार के जुर्माना, पेनल्टी, फाइन्स दिखेंगे, ठीक है, वो अलग अलग लोगों के लिए है, ठीक है, जैसे कभी मजदूरों के लिए तो कभी अधिकारियों के लिए, ठीक। तो यहाँ पे धारा 8 में क्या है, मजदूरों पर किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाने से पूर्व जुर्माना लगाने हेतु मालिक को राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। मतलब परमिशन देगा कोई अथॉरिटी या कोई राज्य सरकार तो ही आप फाइन पेनल्टी काट सकते हो। अगर जैसे लिखा है भैया गुटखा खा के थूकेंगे तो फाइन लेना, अगर राज्य सरकार ने बोलना है तो आपने काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। अपने मन से कुछ भी जुर्माना नहीं लगा देना है, ठीक है। आज ड्रेस पहन के नहीं आए, नहीं पेनल्टी। जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा हूँ, नहीं भी आपको कंपलसरी ड्रेस पहन के आना, नहीं पहन के आए, सिविल ड्रेस में आ गए, काट दिया, ऐसा नहीं, अपने मन मर्जी से नहीं। और अगर काटना है तो मेरे को उससे रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा राज्य सरकार से, ठीक। किन मजदूरों पर जुर्माना लगाया जा सकता है? सभी प्रकार के मजदूर जो कारखाने, उद्योग, शासकीय जो भी मजदूर आते हैं, जो इस अधिनियम के तहत मजदूर की श्रेणी में आते हैं, और मजदूर कौन वो देख लिए थे, वो सभी पे काट सकते हैं। जुर्माना लगने से पूर्व मजदूर को स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है। शो कॉज नोटिस जारी होता है, शो कॉज नोटिस, शो कॉज कारण बताओ नोटिस। तो भैया अगर कुछ गलती किए तो पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसी मुश्किल आन पड़ी कि तुम वहीं गुटखा खा के थूक दिए, तो बताएगा कि भैया मुंह में ऐसे भर गया था बाहर नहीं जा पा रहा था, तो तुम्हारे मुंह पे थूकता, उससे अच्छा दीवार पे थूक दिया, ठीक है। तो ऐसे स्पष्टीकरण देने का उसको मौका दिया जाएगा, ठीक। जुर्माने लगने से पूर्व मजदूरों को स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, शो कॉज नोटिस जारी करते हैं, फिर उसमें अपना कारण बताता है। पूछा जाएगा कि तुमने इस कार्य का उल्लंघन क्यों किया है जिस कारण तुम्हें जुर्माना देना पड़ रहा है। मतलब क्या पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, और नहीं दिया गया तो मजदूर उसके विरुद्ध शिकायत कर सकता है। बिना मौका दिए उसका पेमेंट काट दिए तो शिकायत कर सकता है। और कहाँ शिकायत करेगा आगे देखेंगे। जुर्माने की राशि कितनी है, किस पर जुर्माना लगा सके, या नोटिस पर जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई अभाव में गलती करता है ना तो फिर पैसा नहीं काट सकते, तो वो अभाव, जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो करके क्या है, नोटिस बोर्ड में लिख देते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने पर जुर्माना है, और कितना जुर्माना है उस राशि का भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। किसी एक मजदूरी काल में लगाया गया मजदूरी को उस काल में मिलने वाली मजदूरी के 3% से अधिक नहीं होगा। मतलब महीने के हिसाब से बोल रहा है, मजदूरी वाला काल क्या है 1 मंथ, तो उसमें 3% से ज़्यादा नहीं होगा।
उसके मासिक वेतन के 3% से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। जैसे मासिक वेतन यहाँ पे उदाहरण दिया 7,000, 8,000, 10,000। 10,000 है, 10,000 का 3% कितना? 300। मात्र 300 तक पेमेंट काट सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। जुर्माना एक मुश्त लिया जाएगा, किस्तों में नहीं भाई, पार्ट में दूँ। 200 रुपये देना है, 210 ऊपर के उदाहरण के हिसाब से 10 आया था नहीं, और उसको भी 10 करके चुकाओगे, बोलोगे नहीं चलेगा। जुर्माना कैसे लेना है? एक मुश्त। कार्य के उल्लंघन पर जुर्माना उस कार्य को उल्लंघन किए जाने के 60 दिन के बाद वसूला नहीं जाएगा। मान के चलो पहले आज कोई गलती कर दी, आज मैं नजरअंदाज कर दिया, आज मेरे और आपके संबंध अच्छे हैं, मतलब कोई मजदूर है उसके साथ संबंध अच्छे हैं, 1 साल बाद संबंध खराब हो गए, तो उसकी पूरी गलती गिनाया, उस दिन छींका था, उस दिन खांसा था, उस दिन ठीक है, तो 1 साल पहले काट दूं तो ऐसा नहीं, उसका टाइम पीरियड है 60 दिन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है? 60 दिन। 60 दिन के बाद नहीं काट सकते। जो एक्शन लेना है 60 दिन के अंदर ही लेना है। जुर्माना उस दिन लगाया माना जाएगा जिस दिन उसने गलती की है, उसी के हिसाब से तो 60 दिन काउंट होता है। जुर्माना किसी ऐसे कामगार पर नहीं लगाया जाएगा जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो। तो ये नियम बना था 1936 में। अभी वर्तमान में भारत में ऐसे नियम कानून लागू है जो बोलता है कि 14 साल से कम के बच्चों को आपको एम्प्लॉय नहीं बनाना है। ठीक है, उस पर जुर्माना छोड़ो, आप पे जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे कारखाने में कार्य नहीं कर सकते, नहीं तो क्या स्वयं नियोक्ता को काम करने के लिए जुर्माना लग जाएगा। क्लियर? धारा 9 देखते हैं, सुनते जाना, बाद में नोट्स तो अवेलेबल है, मेरी बातें याद रहेंगी आपको, और ये वाला जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे डलेगा। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना 2x स्पीड में देख के। अभी एक बार सुन लो। कई लोग बोलते सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है। तो जैसे प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है, वैसे याद किया नहीं जाता याद हो जाता है। बार बार देखोगे तो प्यार हो जाता है, वैसे बार बार देखोगे इसको तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्यार की याद दोनों करना है, लेकिन फिलहाल ये करना है, प्यार बोल रही हो अभी। ठीक है, अभी सिर्फ याद करना। धारा 9, नो वर्क नो पेमेंट करके बोले थे कि अगर आप एब्सेंट हो, काम में गैर हाजिर हो, या हाजिर हो के भी काम नहीं कर रहे हो, तो पेमेंट कटा सकते हैं। ठीक है, पेमेंट काट सकते हैं। काम से गैर हाजिर रहने के लिए की गई कटौती, डिडक्शन फॉर द एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। देखो, काम के स्थान पर व्यक्ति यदि हड़ताल करता है, ठीक है, काम के स्थान पर व्यक्ति अगर हड़ताल कर रहा है, जैसे आया और आके अपनी मांग मंगवाने के लिए क्या कर लिया, बैठ गया धरने पे कि भैया मैं 10 दिन भूख हड़ताल, ठीक है, जल हड़ताल ऐसे रहता है, और शाम के टाइम में समोसा खा रहे होते हैं। ठीक, वैसे हड़ताल पे बैठ जाओ। ठीक है, तो हड़ताल पे आए आप काम पे, लेकिन काम नहीं कर रहे हो, मौजूद होकर भी मौजूद नहीं हो, तो उस केस में पैसे काट सकते हैं, हड़ताल कर रहे हो। लेकिन मैक्सिमम हड़ताल के केस में ध्यान रखना 8 दिन तक। आपने 12 दिन हड़ताल किया, आपके पास ऑप्शन है या तो निकाल दो उसको, लेकिन पेमेंट काट सकते हो कितने? मैक्सिमम 8 डेज का। उसके बाद अगर 12 दिन हड़ताल किया तो 4 दिन का नहीं कटेगा। ठीक है, तो सर क्यों नहीं कट रहा है? उसमें तो एम्प्लॉयर को नुकसान है। हाँ नुकसान है, हड़ताल तो होते ना। तो ऐसे केस में अगर काटना है तो काटा जा सकता है, काट ही देंगे ऐसा नहीं, काटा जा सकता है। तो 8 दिन का मैक्सिमम काटा जा सकता है उसके बाद में। उसके बाद अगर आपको लेना है तो एक्शन ले लो, सस्पेंड कर दो, भगा दो, कुछ भी करो, लेकिन पेमेंट 8 दिन का काट सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, और अनुचित कारण से कार्य करने से मना कर देता है। जैसे कोई आया है, नहीं मैं काम नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। सरकारी नौकरी में लग गए तो बोलते हैं ना, जितना लगना मुश्किल उससे ज़्यादा निकालना मुश्किल। तो ऐसी नहीं भाई, जो करना है कर लो, ज़्यादा ज़्यादा नोटिस आएगा, ठीक है, सस्पेंड करेंगे, निकाल थोड़ी देंगे। ऐसा बोल के आप नहीं कर रहे हो काम, तो पेमेंट आपका काटा जा सकता है। हड़ताल वाले केस में 8 दिन तक, ये वाले केस में जितने दिन नहीं कर रहे उतने दिन काट दें। गैर हाजिरी के लिए की गई कटौती गैर हाजिर के समय से ज़्यादा नहीं होगी। मान के चलो आप नहीं आए हो, काम नहीं कर रहे हो, या आके भी काम नहीं कर रहे हो, काम करने से मना कर दिए, 4 दिन काम नहीं किए, और लेकिन मेरा मूड खराब हो गया, मैं बोला सारे 4 दिन काम नहीं किया ना, पूरे 8 दिन का सैलरी काट दूंगा। ऐसा नहीं, तो सजा के तौर पर नहीं काटना। जितना काम नहीं किया, 4 दिन का नहीं किया, 4 दिन का काटोगे, 1 महीने साल भर का नहीं काट दोगे। हो सकता है भैया इस टाइम में मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उसी टाइम तुमने छुट्टी मार दिया, पूरे महीने कटौती, ऐसा नहीं। ठीक है, ये उदाहरण दिया 12 घंटे गैर हाजिर हो तो 12 घंटे के हिसाब से जुर्माना, ये घंटे के हिसाब से दे दिया, मैं दिन के हिसाब से एग्जांपल दिया। मैक्सिमम वेतन 8 दिन का ही काटा जा सकता है, चाहे वह 15 दिन भी हड़ताल पर रहे। ये हड़ताल के केस में है। ठीक है, वेतन काटे हेतु राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा या राज्य सरकार के नियमों के अधीन होगा। ठीक है, राज्य सरकार जैसा नियम कानून बोलेगी वैसे ही रहेगा। धारा 10, बस 2-3 धारा और देख लो, आज के लिए इतना ही, नहीं तो आप लोग मेरे फीस में कटौती कर दोगे। ठीक है, ज़्यादा ही पढ़ा देते सर।
धारा 10, या जो डेमो वाले हैं वो तो पक्का कटौती हो जाएगा, कुछ नहीं समझ आया सर। धारा 10 डिडक्शन फॉर द डैमेज और लॉस, नुकसान या हानि के लिए कटौती। मजदूर द्वारा किए गए कोई हानि या सामान का टूट जाना, चोरी हो जाना, तो उसके लिए काटा जा सकता है। मैं किसी जैसे मैं सिक्योरिटी गार्ड लेके आया कि भैया ये चेयर है, यहाँ सब रखा हुआ है, इतने महंगे महंगे सामान है, इक्विपमेंट्स है, कैमरा है, सब चीज़ है, तुमको उसको देखभाल करना है, 10,000 लेना महीने का। अब वही सामान पार कर दे, ठीक है, सामान वही पार कर दे, चोरी कर दे, ठीक है, चोरी किया, मेरे को नुकसान हुआ नहीं, उसके सैलरी में से काट सकता हूँ। या उसको सिक्योरिटी गार्ड का काम दिया था, आके सो रहा है, ठीक है, जैसे रहता है रात का चौकीदार है, उसको रात को जगना चाहिए, सोए रहता है, मालूम है कोई आना नहीं है, एक सोया, उसके गलती की वजह से नुकसान हुआ, चोरी हो गया, उसी की वजह से चोरी हुआ। वही कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, कोचक रहती माली कर रहा और टूट गया, गलती हो गया, तो ऐसी गलती की वजह से, ऐसी हानि की वजह से, ऐसे लॉस की वजह से, ऐसे डैमेज की वजह से मैं उसके पैसे काट सकता हूँ, ठीक है। मजदूर द्वारा किए गए नुकसान या हानि की, मजदूर द्वारा किए गए नुकसान या हानि की रकम से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, कटौती मजदूर द्वारा किए गए नुकसान या हानि की रकम से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब 1 लाख का नुकसान किया, फिर वही बोले एकदम मेरे बहुत ये दिल के करीब था, बोल रहा हूँ 1 लाख का सामान है, 2 लाख का सामान है, बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन दिल के बहुत करीब था, इसको मेरे दादा की जी के द्वारा दिया गया था, पिताजी के द्वारा दिया गया था, ऐसा बोल के 2 लाख का सामान का 20 लाख नहीं काट सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं काट दोगे, ठीक है। मूड खराब हुआ, उसका गला ही काट दिए, तो ऐसा नहीं, पेमेंट ही काटना है, और उतना पेमेंट काटना है जितने का वो सामान है। क्लियर। कटौती करने से पूर्व मजदूर को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा। चोरी हो गया भाई, 10 लोग आए थे, मैं अकेला था, तो रजनीकांत तो हूं नहीं कि मैं अकेले 10 का मैं काट दूं, ऐसा नहीं, लड़ लूं दर्द से, ऐसा नहीं। तो बोला भैया 10 लोग देखा, मैं भाग गया, ठीक है। जैसे कुत्ते वाले वहाँ CSV कॉलोनी में रहता था क्वार्टर में, तो वहाँ स्ट्रीट डॉग्स थे, उन्हीं लोग को पाल लिए, उन्हीं लोग को रखते थे, वहीं खाना पीना देते थे। घर में मम्मी चिल्लाती थी, ठीक है, तो बाहर ही रहते थे। एक दिन सही में चोर आए तो भौंके जरूर, लेकिन सबसे पहले उन्हीं लोग भाग गए, ठीक है। तो ऐसे कोई सिक्योरिटी गार्ड देखे भैया उसके गलती से हुआ, वो तो उसका काम ही था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लेकिन नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो उसको भैया कारण बताने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, अपनी बात रखो, क्यों तुमसे ये गलती हुई, ठीक। उनके वेतन से काटा जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है ना, मतलब अगर 1 लाख का सामान नुकसान कर दिया तो 1 लाख काटा जाएगा। सर पेमेंट तो 10,000 है, 10 महीने काटेंगे, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना ही, अगर आप कहो तो और आगे बढ़ा सकता हूँ, कर दो। पढ़ाना है बताओ, क्योंकि मैं 26 तारीख से नहीं रहूँगा।